प्रधानमंत्री मोदी का तेलंगाना और तमिलनाडु दौरा। आज आदिलाबाद में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। दिल्ली का आम बजट आज विधानसभा में होगा पेश। वित्त मंत्री आतिशी करेंगी आम बजट पेश। केजरीवाल सरकार का 10वां बजट आज होगा पेश। भारत मंडपम देखने आज दिल्ली जाएगा जीडीए का प्रतिनिधि मंडल। भारत मंडपम की तर्ज पर बनेगा गोरखपुर का कन्वेंशन सेंटर। पीपीपी मॉडल पर बनेगा सेंटर। सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी। हेड कांस्टेबल की तहरीर पर एफआईआर दर्ज। मुख्य आरक्षी को कॉल पर दी सूचना। 6 मार्च को पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कोलकाता में करोड़ों रुपए की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। डॉक्टर मोहन मंत्रिमंडल के सदस्य आज अयोध्या में करेंगे रामलला के दर्शन। जाने से पहले होगी कैबिनेट बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जिसका मोदी का साउथ मिशन है। और दिल्ली से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी के 2 अलग अलग प्रदेशों के दौरे भी हैं। तेलंगाना और तमिलनाडु का पीएम मोदी का दौरा है और इस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आदिलाबाद में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देते नजर आएंगे। तो पीएम मोदी ने बताया है कि पीएम मोदी की ओर से 3 दिवसीय ये दौरा बताया जा रहा है। 3 दिन में इन 5 राज्यों का दौरा करेंगे। तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। बेहद महत्वपूर्ण दौरा है और लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो दौरे हैं पीएम मोदी की वो देखे जा रहे हैं। तेलंगाना और तमिलनाडु का बेहद महत्वपूर्ण है और मिशन साउथ है। मिशन साउथ को साधने की जो कोशिश है बीजेपी की ओर से देखी जा रही है। खास तौर पर पीएम मोदी खुद तेलंगाना पहुंचे थे। बीते दिनों देखा भी गया था कि तेलंगाना पहुंच करके वहां की संस्कृति और संस्कारों को देखा और सभ्यता को भी उन्होंने प्रसारित भी किया था। खास तौर पर यह भी देखा गया था कि जब यहाँ पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो भी देखा गया था कि कुछ छवि साउथ की भी नजर आई थी। तो पूरी तरह से मिशन साउथ अब पीएम मोदी की ओर से देखा जा रहा है। साउथ को साधने की कोशिश है, कवायद है और करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी देते नजर आएंगे तमिलनाडु और तेलंगाना में। इसके साथ ही साथ 5 ऐसे राज्य हैं जहां का दौरा करेंगे पीएम मोदी। 2 अलग अलग प्रदेशों का भी दौरा करेंगे, तेलंगाना और तमिलनाडु, जिनमें से बेहद महत्वपूर्ण दौरे बताए जा रहे हैं पीएम मोदी के। इसके साथ ही हर धुरी को साधने की कोशिश, हर धुरी को मजबूत करने की जो कवायद है पीएम मोदी की ओर से देखी जा रही है। आदिलाबाद में पहुंचेंगे और जहां पर संबोधित भी करेंगे। करोड़ों के जो विकास कार्य हैं, विकास कार्यों की जो परियोजनाएं हैं उनको भी देखेंगे, सौगात देंगे, शिलान्यास और उद्घाटन भी करते नजर आएंगे पीएम मोदी। तो तेलंगाना और तमिलनाडु का पीएम मोदी दौरा करेंगे। दौरा देखा जाएगा। फिलहाल आदिलाबाद में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे और कई ऐसी बेहद महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिनको धरातल पर लागू करते नजर आएंगे। करोड़ों के विकास परियोजनाओं को हरी झंडी भी पीएम मोदी दिखाते नजर आएंगे। मिशन साउथ पर पूरी तरह से एक्टिव हैं, सक्रिय हैं पीएम मोदी। और अब चूंकि देखा जा रहा है कि 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर पहुंच करके वहां की जनता को भी रिझाने की कोशिश भी देखी जाएगी। अपने जो कार्यकाल की उपलब्धियां हैं वो गिनाएंगे, साथ ही जो जनहित के लिए किए गए जो कार्य हैं वो भी बताएंगे। और लगातार ये देखा भी जाता है कि जैसे ही पीएम मोदी का संबोधन होता है या दौरा होता है तो सभी की जो निगाहें होती है बेहद ये कह सकते हैं लालायित भी होती हैं पीएम मोदी को देखने के लिए और उनके भाषण को सुनने के लिए। और अब चूंकि देखा जाएगा कि तेलंगाना में भी पहुंचेंगे जहां पर जनता उनका संबोधन भी सुनेगी। कई परियोजनाओं को धरातल पर भी उतारेंगे पीएम मोदी। तेलंगाना के साथ ही तमिलनाडु भी पहुंचेंगे। बेहद अहम दौरा है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। तमाम जगह जाएंगे, तमाम राज्यों को साधने की कोशिश है
और इसी खबर पर प्रवेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, जिस तरह से ये दौरा बताया जा रहा है पीएम मोदी का, हालांकि है तो बेहद महत्वपूर्ण, समय भी बेहद कम है, इसके साथ ही साथ इस बेहद कम समय में किस तरह से मैनेजमेंट जो देखा जा रहा है कि पीएम मोदी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बेहद काबिल तारीफ है और मिशन साउथ पर निकल चुके हैं और तेलंगाना और तमिलनाडु खास तौर पर इनकी निगाहें इन दोनों राज्यों पर बनी हुई है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव करीब है और लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी अपने हाथ में कमान लिए हुए हैं और लगातार अलग अलग राज्यों का भ्रमण कर रहे हैं और अब वो साउथ की तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो चाहते हैं कि 400 पार से में राज्य भी शामिल है जहां से सीटें कम आती है, या ये कहें कि उन इतना बीजेपी चाहती है। तो दौरा कर सीधे तौर पर मैं कहूं तो लोकसभा चुनाव के लिए जो है जनता को साधने के लिए वो इस भ्रमण पर निकले हुए हैं। जी बिल्कुल प्रवेश, और इसके साथ ही साथ अब ये भी देखा जा रहा है कि ना सिर्फ तमिलनाडु और तेलंगाना बल्कि पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। पश्चिम बंगाल चूंकि एक चुनौतीपूर्ण एरिया भी माना जाता है, वहां पर ममता बनर्जी चूंकि अपनी साख जमाए हुए हैं, तो ये बेहद चैलेंजिंग भी है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, देखिए मैं सीधे तौर पर बता दूं कि लोकसभा चुनाव की वजह से लगातार जो है सभी पार्टियां या राजनीतिक दल अलग तरीके से कर रहे हैं। पटना में देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है रैली पर है और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जब किसी भी जगह पहुंचते हैं, या विशेष रूप से बता दूं जब वो चाहे झारखंड हो चाहे दिल्ली हो, राज्य वो सीधे तौर पर हमला करते हैं और अपने जो कार्यशैली है या विशेष रूप से जो योजनाएं जनता के लिए लागू की गई है उनको बात जनता से अपील करते हैं कि वो खुलकर जो है प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी को वोट करें ताकि आने वाले में उसको पूरा किया जा सके। बिल्कुल प्रवेश, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। ये बड़ी खबर है राजनीति के लिहाज से भी, क्योंकि समय है बेहद कम और इस कम समय में किस तरह से सारी चीजों को एकजुट करके और अपने पाले में लाने की जो कोशिश है बीजेपी की ओर से देखी जा रही है। पीएम मोदी खास तौर पर धरातल पर नजर आ रहे हैं, हर एक तबके को, हर एक वर्ग को कह सकते हैं कि साधने की कोशिश है, जोड़ने की कोशिश है और कोई भी वर्ग अछूता ना रह जाए, इस पर खास तौर पर जो निगाहें हैं भारतीय जनता पार्टी की वो देखी जा सकती हैं। हर एक, चाहे छोटा बड़ा कैसे भी हो, बच्चा हो, हर एक वर्ग को अपने तरीके से साधने की कोशिश, कवायद जो है देखी जा रही है पीएम मोदी की ओर से। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इसी बीच एक और खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर से का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, वोट के बदले नोट मामले में देखा जा रहा है एससी की ये बड़ी कार्रवाई है और कोर्ट ने साल 1998 का अपने जो फैसला है उसको लेकर के बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। सांसद और विधायकों को नहीं दी जा सकती है छूट, सुप्रीम कोर्ट का खास तौर पर कहना है। ये बड़ी खबर दिल्ली से, ये विशेषाधिकार के तहत नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है। इसके साथ ही साथ वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। कोर्ट ने साल 1998 के अपने ही फैसले को पलट दिया है और कहना है कि सांसद और विधायकों को नहीं दी जा सकती है छूट। सुप्रीम कोर्ट ने ये फरमान जारी किया है, ये विशेषाधिकार के तहत नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि सांसद और विधायकों को किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जा सकती है। हालांकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही था, लेकिन अपने ही फैसले से अब पलटता नजर आ रहा है। अपने ही फैसले को पलटा है, 1998 के अपने ही फैसले को पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने और अब सांसद और विधायकों को किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है। इसके साथ ही साथ उनका ये भी कहना है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि विशेषाधिकार के तहत नहीं आता है। फिलहाल ये बड़ी खबर है और दिल्ली से ये खबर आपको बता रहे हैं। वोट के बदले बताया जा रहा है कि ये बड़ी खबर और सुप्रीम कोर्ट की ओर से फरमान है, कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने साल 1998 के अपने इस फैसले को पलट दिया है और सांसद और विधायकों को बताया जा रहा है कि किसी तरह की कोई छूट अब नहीं दी जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर यह भी कहना है कि ये विशेषाधिकार के अंतर्गत आता ही नहीं है और इसके साथ ही वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, यानी कि वोट के बदले जो नोट की जो पद्धति चली आ रही थी उसको लेकर के बड़ा फरमान जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। 1998 का यह फैसला था और 1998 के अपने ही फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि ये विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, साफ तौर पर स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है, बड़ा फरमान, वोट के बदले नोट मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1998 का जो फैसला सुनाया था तो अपने ही फैसले को पलटा है। प्रवेश शर्मा इसी खबर पर है। प्रवेश, इस वक्त ये जो बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि 1998 के अपने ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अब पलट दिया है, क्या कारण रहा? इसके साथ ही साथ जो बता रहे हैं कि वोट के बदले जो नोट की पद्धति चली आ रही थी अब ये विशेषाधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने वोट के बदले नोट के मामले में बड़ा फैसला दिया है। सबसे बड़ी बात है कि पीठ ने अपना पुराना फैसला बदला है। विशेषाधिकार का मतलब सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये नहीं है कि सांसद या विधायकों को सीधे तौर पर घूस लेने का अधिकार दे दिया जाए या ये कहें कि इस बात की आजादी दे दी जाए कि वो वोट के बदले नोट बांटे। लेकिन कोर्ट ने अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए सीधे तौर पर सांसद हो, विधानसभा सदस्य हो या किसी प्रकार की जो इस तरीके की जो छूट है उस पर कहीं ना कहीं सख्त टिप्पणी करी है। और सीधे तौर पर मैं कहूं तो जो बयान है अपना ही बयान को बदलते अपने ही विशेष रूप से फैसले को बदलते हुए जो बोला है कहीं ना कहीं एक सख्त टिप्पणी में नजर आ रहा है। जी प्रवेश, यही तो सवाल है कि आखिर 1998 का ये जो फैसला था, अपने ही इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट करके एक नया फैसला सुनाया है और कहा है कि ये विशेषाधिकार के तहत नहीं है। क्या ऐसा कारण रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट को अपना ही फैसला बदलना पड़ गया? देखिए 5 अक्टूबर 2023 को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित लिया था और दलीलों में सीधे तौर पर केंद्र सरकार से ये पूछा था कि जो भी रिश्वतखोरी होती है तो उसमें किसी प्रकार की जो अब छूट का विषय है उस पर क्या कहना है, जिसमें मैं आपको संसदीय विशेष सांसद या विधायक को कानून से ऊपर नहीं रखना है, जिसको लेकर सीधे तौर पर कहूं अटॉर्नी जनरल। बिल्कुल, अब प्रवेश पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सांसद और विधायकों को किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जा सकती। फरमान है सुप्रीम कोर्ट का और ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से विशेषाधिकार के तहत नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वोट के बदले नोट मामले पर ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आपको बता रहे हैं कि कोर्ट ने साल 1998 को अपना फैसला सुनाया था और एक ऐसे फैसले को बदला है जो स्वयं सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया था और सांसद और विधायकों को जो छूट दी जा रही थी उस पर साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जा सकती और ये भी कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि ये किसी भी विशेषाधिकार के तहत नहीं आता है। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी और दमन दीव से लड़ सकती हैं चुनाव, ऐसा बताया जा रहा है। खबर ऐसी है, रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने के आसार कम बताए जा रहे हैं। फिलहाल पहले ये जानकारी थी कि प्रियंका गांधी जो है रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि दमन दीव से चुनाव लड़ेंगी और ये अब जो आसार है बेहद कम नजर आ रहे हैं कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। केंद्र शासित प्रदेश से उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं प्रियंका गांधी। ऐसा माना जा रहा है कि दमन दीव यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां से उम्मीदवार के तौर पर उतर सकती हैं। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने डाटा इकट्ठा करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रही है। जो रायबरेली से चुनाव लड़ने की जो बात अभी कही जा रही थी और अभी तक खबरों में यही था कि जो प्रियंका गांधी है अपनी ही सीट मतलब की रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब जो खबर है कि अपने जो रायबरेली सीट है उससे चुनाव न लड़ करके केंद्र शासित प्रदेश जो है दमन दीव वहां से चुनाव लड़ेंगी। और अब ये देखना होगा कि कितना चैलेंजिंग रहता है, कितनी चुनौतीपूर्ण ये सीट रहती है। फिलहाल अब केंद्र शासित प्रदेश से उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं प्रियंका गांधी, स्पष्ट कहा जा रहा है। हालांकि ये खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि दमन दीव से चुनाव लड़ सकती हैं, उम्मीदवार बनाई जा सकती हैं। और प्रियंका गांधी हालांकि हमेशा से ही एक्टिव मोड में नजर आई हैं। बीते दिनों भी देखा गया था चुनाव कैंपेन में उन्होंने मुखर होकर के अपनी बात कही थी
और महिलाओं को लेकर के हमेशा से ही सजग होती नजर आई थी। महिलाओं को लेकर के ही अभियान उन्होंने छेड़ा था और महिला हूं, लड़ सकती हूं, ऐसा करके स्लोगन भी प्रियंका गांधी की ओर से दिया गया था। बीते चुनाव में आपने देखा और लगातार उन्होंने महिलाओं को प्रेरित करने के लिए भी कदम उठाए। फिलहाल ये जानकारी है कि अब प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी तो दमनदीव से लड़ेंगी। पूरी जो अभी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो आपको बता रहे हैं। रायबरेली से चुनाव ना लड़ करके दमनदीव केंद्र शासित प्रदेश से चुनाव लड़ेंगी और इसके साथ ही साथ अब देखा जा रहा है कि रायबरेली से किसे प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाएगा। राजधानी लखनऊ से खबर है जहां पर राहत आयुक्त की तरफ से जारी निर्देश किए गए हैं। फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण आज पूरा करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विशेष क्षेत्रीय शिविर आयोजित किए जाएंगे और राहत पोर्टल पर भी डाटा अपलोड किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से विशेष क्षेत्रीय शिविर आयोजित किए जाएंगे, फरमान जारी कर दिया गया है। फिलहाल अब देखा जा रहा है कि राहत पोर्टल पर भी डाटा अपलोड करने की भी जो जानकारी है, निर्देश है, वो भी दिए जा चुके हैं। राहत आयुक्त की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं। जिनको नुकसान हुआ है उनकी जो जानकारी है, डाटा है, फसलों का जो नुकसान हुआ है उसके सर्वेक्षण का भी निर्देश दिया गया है। अपलोड करने के निर्देश भी डाटा को लेकर किए गए हैं। सभी जिलों के जिलाधिकारी को भी स्पष्ट रूप से साफ तौर पर कह दिया गया है कि जिन्हें नुकसान हुआ है उनका डाटा आप अपलोड करें और एक सुनिश्चित करें कि किसका कितना नुकसान हुआ है। इसके साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जिनका नुकसान हुआ है उनसे पूरा जो डाटा है, आंकड़ा है, वो इकट्ठा किया जाए और जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर अपलोड किया जाए, जिससे कि उन्हें मुआवजा राशि या आर्थिक मदद प्रदान की जा सके। राहत पोर्टल पर भी डाटा अपलोड किए जाएंगे, ऐसा फरमान जारी किया गया है, निर्देश दे दिए गए हैं और स्पष्ट रूप से सीएम योगी भी कह चुके हैं कि जिनका भारी नुकसान हुआ है उन्हें आर्थिक मदद दी जाए। इसके साथ ही साथ फसलों के नुकसान को लेकर के किसानों को भी मुआवजे राशि की भी बात कही गई। और अब ये खबर है कि जो डीएम है, जिलाधिकारी है, उनको भी स्पष्ट कर दिया गया है, निर्देश दे दिए गए हैं डाटा अपलोड करने के लिए। और राहत आयुक्त अब जिन्हें नुकसान हुआ है उनकी भरपाई भी करता नजर आएगा, आर्थिक मदद देता नजर आएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राहत आयुक्त की तरफ से निर्देश को जारी कर दिया गया और अब फसलों के जो नुकसान का सर्वेक्षण है पूरा करने के भी आज निर्देश दिए गए हैं और सभी जिले के जिलाधिकारी सर्वेक्षण करेंगे। तो विशेष क्षेत्रीय शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। और अब चलते हैं सीधा दिल्ली, जहां पर वित्त मंत्री आतिशी बजट पेश कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार का आम बजट पेश है, आज पेश होना है। इसके साथ ही साथ आतिशी जो कि वित्त मंत्री हैं बजट पेश कर रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सभी वर्गों का बजट में ध्यान रखा गया है, ऐसा कहना है वित्त मंत्री का। और केजरीवाल सरकार का ये 10वां बजट है। तो आम लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री आतिशी दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 2121 बच्चों ने जेईई और नीट की परीक्षा की। अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा, वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा,
वो अपना बिजनेस करेगा और मात्र एक पीढ़ी में अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल लेगा। अध्यक्ष महोदय, यही असली मायने में राम राज्य है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण था शिक्षा का बजट बढ़ाना। शिक्षा पहले ही दिन से हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और यही कारण है कि 2015 में सरकार आते ही हमने शिक्षा का बजट डबल कर दिया और लगातार 10 बार से कुल बजट का लगभग 1/4 हिस्सा हम शिक्षा पर ही खर्च करते हैं। 2014-15 के बजट में शिक्षा पर व्यय मात्र 6,554 करोड़ था और हमारी सरकार आज 2024-25 के बजट में शिक्षा पर 16,396 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि चाहे 2 रोड या फ्लाईओवर कम बन जाएं, लेकिन शिक्षा के लिए पैसे की कभी कमी नहीं होना चाहिए। और प्रभु श्री राम की ऐसी दिल्ली वासियों पर कृपा रही है कि हमारी सरकार में ना तो कभी शिक्षा के लिए पैसे की कमी रही और ना ही फ्लाईओवर और सड़कें बनाने के लिए पैसों की कमी रही। अध्यक्ष महोदय, आज़ादी से लेकर 2014-15 तक की सरकारों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मात्र 24,000 कमरे ही हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए उपलब्ध थे। लेकिन सिर्फ 9 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 22,711 नए क्लासरूम बनाए हैं। जहां पहले बच्चे जमीन पर बैठते थे, वहीं आज उनके क्लासरूम में रंग बिरंगे डिजाइनर डेस्क हैं। जहां पहले लैब्स के नाम पर कुछ टूटे फूटे बीकर्स और मकड़ी के जाले होते थे, वहां आज हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग अलग अत्याधुनिक लैब है। जहां पहले ब्लैक बोर्ड भी घिस घिस कर सफेद हो गया था, वहीं अब हर स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम है। जिन स्कूलों में सीढ़ियां टूटी हुई मिलती थी, आज वहां बच्चों के लिए शानदार लिफ्ट है। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। पहले टीन टप्पर के टेंट वाले स्कूल आज टैलेंट वाले स्कूल में बदल गए। 2015 में हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार किसी सरकार ने शिक्षकों को प्राथमिकता दी। केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया कि हम अपने शिक्षकों को भारत और दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का यह मानना था, जब तक हम अपने टीचर्स और प्रिंसिपल्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा कैसे देंगे। हमने पिछले 9 सालों में 400 से ज़्यादा दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को कैम्ब्रिज भेजा, तकरीबन 950 टीचर्स को सिंगापुर के विख्यात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में ट्रेनिंग के लिए भेजा, 1700 प्रिंसिपल्स को IIM अहमदाबाद में लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा और इस साल से दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भी हम IIM अहमदाबाद टीचर ट्रेनिंग के लिए भेजा। हमने पेरेंट्स को स्कूलों से जोड़ने का काम किया। जो पेरेंट्स एक समय में सरकारी स्कूल में जाने से कतराते थे, उन्हें स्कूल के गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। आज मेगा PTM और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से वो अपने बच्चों की शिक्षा में भागीदार बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने 2021-22 में स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसके तहत STEM, ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के 56 डोमेन्स में 38 स्कूल कैंपस आज पूरी दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। 2014 में जहां सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना किसी गरीब परिवार के लिए मजबूरी होती थी, इस साल हमारे BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की 6,000 सीटों पर एडमिशन के लिए 1,40,000 एप्लीकेशंस आए। जिस अनुपात में SOSEs में एप्लीकेशंस आए हैं, शायद उतना IIT JEE में भी नहीं आते जितना हमारे SOSEs में। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारे 3 और स्पेशलाइज्ड स्कूल्स, आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल, दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल और दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल के पहले ही बैच के 76 बच्चों में से 32 बच्चों ने UPSC द्वारा आयोजित NDA की लिखित परीक्षा को पास कर लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम रहा है
स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपल्स की रिकॉर्ड भर्ती। 2014 तक दिल्ली सरकार के स्कूलों में 34,182 रेगुलर टीचर्स हुआ करते थे। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में 47,914 रेगुलर टीचर्स हैं और लगभग 7,000 की भर्तियां प्रक्रिया इस समय अभी चालू है। 2023 में पहली बार दिल्ली सरकार के स्कूलों में यूपीएससी के माध्यम से सीधा 324 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथ ही 389 वाइस प्रिंसिपल्स को भी प्रिंसिपल के रूप में प्रमोट किया गया। इन सब कदमों से सुनिश्चित हुआ कि दिल्ली सरकार के लगभग सभी स्कूलों में आज एक नियमित प्रिंसिपल है, एक स्कूल लीडर है। वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, वर्ल्ड क्लास टीचर ट्रेनिंग, पेरेंट्स की भागीदारी, स्कूल स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस ने आज दिल्ली सरकार के स्कूलों को देश और दुनिया के सबसे शानदार स्कूलों के बराबर लाके खड़ा कर दिया है। पिछले 8 सालों से दिल्ली सरकार के स्कूलों के बोर्ड का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। और ना सिर्फ इतना, पिछले 3 सालों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में शिफ्ट किया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की 10 सालों की बदलती तस्वीर सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शिक्षा क्रांति उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थानों तक भी पहुंची है। महोदय, 2014 तक उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार की 3 यूनिवर्सिटीज, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या 71,416 थी। दिल्ली की 10 साल की इस बदलती हुई तस्वीर का ये एक महत्वपूर्ण द्योतक है कि इन यूनिवर्सिटीज में 20,000 से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसी की भी अल्पायु में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई दुख होता है, सभी सुंदर और निरोग हैं, ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है और ना गरीब है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम इस परिकल्पना से बहुत दूर हैं। 2014 तक दिल्ली सरकार के भी सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल हुआ करता था। अस्पतालों की गंदगी देखकर भरोसा नहीं होता था कि यहाँ पर इलाज भी हो सकता है। ऐसा लगता था वहाँ की गंदगी देखकर कि एक बीमारी लेकर जाएंगे तो वहाँ से 4 बीमारी और लेकर वापस आ जाएंगे। आप सब याद कीजिए सरकारी अस्पताल का वो दृश्य, गंदे फर्श, टूटे और बदबूदार टॉयलेट, पीली चद्दरें, ओपीडी काउंटर पर भीड़ और जवाब देने वाला कोई नहीं, दवाई के काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें पर केमिस्ट नहीं। सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम खुद ही बीमार था। अध्यक्ष महोदय, किसी के पास थोड़े से भी पैसे होते थे तो वो सोचता था कि अपने परिवार के सदस्य का इलाज मैं प्राइवेट अस्पताल में करा लूं, लेकिन एक सदस्य की एक बीमारी के इलाज में आने वाले खर्च से ही परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती थी। यहां तक कि घर, मकान, जेवर तक गिरवी रखने की नौबत आ जाती थी। अध्यक्ष महोदय, ये कैसी अमानवीयता है जो किसी इंसान को इतना बेबस कर देती थी कि वो अपने पिता की जान या अपने पुरखों की जायदाद में से सिर्फ किसी एक को बचाने की मजबूर हो जाता था। एनएसएसओ की 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक सामान्य बीमारी के हॉस्पिटलाइजेशन होने पर दिल्ली के किसी परिवार को 38,000 रुपए तक का खर्च उठाना पड़ता था। 2014 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2,47,000 रुपए थी, यानी सिर्फ एक सामान्य बीमारी का एक सामान्य हॉस्पिटलाइजेशन होने पर परिवार के सालाना आय का 15% हिस्सा खर्च हो जाता था। और अगर एक बड़ी बीमारी हो जाती तो उसके लाखों के इलाज में परिवार कर्ज के तले दब जाता था। लेकिन केजरीवाल सरकार ने यह प्रण लिया कि दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को हम वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, चाहे वो अमीर हो या वो गरीब हो। मुझे बहुत गर्व है कि केजरीवाल सरकार के आने के 9 साल में हमारी दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था ने मजबूरी से मजबूती तक और निराशा से विश्वास तक का सफर तय किया। आज दिल्ली सरकार के अंतर्गत 38 अस्पताल हैं, जहां रोज 81,000 से ज्यादा ओपीडी मरीजों और हर महीने
65,000 से ज्यादा आईपीडी मरीजों का इलाज बिल्कुल फ्री होता है। 2014 में दिल्ली सरकारी अस्पतालों में 9,523 बेड थे। आज दिल्ली सरकार के अस्पतालों में 13,708 बेड हैं और अब हमारे अस्पताल 1.5 गुना ज्यादा मरीजों की देखभाल कर पाते हैं। हमने हर अस्पताल के ओपीडी काउंटर की टाइमिंग बढ़ाई, हर काउंटर पे डेटा एंट्री ऑपरेटर लगाए, मरीजों की देखरेख के अंतर्राष्ट्रीय मानकों से सीखकर हर अस्पताल में साफ सफाई, सैनिटेशन और सुविधाओं की बेहतरी पर नए सिरे से काम हुआ। एक एसेंशियल ड्रग लिस्ट तैयार करके हर अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन के प्रोक्योरमेंट को भी सख्ती से लागू किया गया ताकि किसी अस्पताल में दवाइयों की कमी ना हो। महोदय, 2017 में केजरीवाल सरकार ने एक नई पहल की शुरुआत की। इसके तहत अगर एक मरीज को दिल्ली सरकार के किसी अस्पताल में सर्जरी के लिए 1 महीने से ज्यादा की तारीख मिलती है तो वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपनी सर्जरी करवा सकता है और उसका सारा खर्च दिल्ली सरकार देती है। केजरीवाल सरकार की इस पहल के अंतर्गत अब लोग 1580 अलग अलग प्रकार की सर्जरीज प्राइवेट अस्पताल में बिल्कुल फ्री करवाते हैं। 2014 तक दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने के लिए भी लोगों को महीनों लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन केजरीवाल सरकार ने इस जर्जर व्यवस्था को बदल दिया है। अब ना केवल अस्पतालों में रेगुलर टेस्ट होते हैं बल्कि बिल्कुल फ्री भी होते हैं। अगर सरकारी अस्पताल व्यस्त हो तो सरकारी निजी सेंटर्स और अस्पतालों के साथ टेस्ट का प्रबंध करती है। फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट के शुरू होने के बाद से अब तक दिल्ली के लोगों ने 5,67,000 से ज्यादा टेस्ट करवाए हैं। सिर्फ अस्पताल के अंदर नहीं, अस्पताल तक पहुंचने के संघर्ष में भी केजरीवाल सरकार परिवारों के साथ खड़ी रही है। 2014 में सरकार के पास मौजूद लगभग 155 कैट्स एम्बुलेंस के मुकाबले आज दिल्ली में 380 कैट्स एम्बुलेंस हैं। इस फ्लीट को हर साल बढ़ा हम इस स्तर पर ले आए हैं कि हमारी एम्बुलेंस का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 10 साल में 55 मिनट से घटकर मात्र 15 मिनट है। अध्यक्ष महोदय, हर व्यक्ति की जान बचाना ही राम राज्य है, जहां हर जिंदगी अनमोल है और उसे बचाने का हर संभव प्रयास होता है, वही राम राज्य है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ साल पहले तक जब दिल्ली में रोड पर कोई एक्सीडेंट होता था तो घायल की छटपटाते हुए मौत हो जाती थी। लोग एक्सीडेंट विक्टिम को अस्पताल ले जाने से डरते थे। उनको लगता था कि अस्पताल उनसे खर्चा मांगेगा और वो केस में फंस जाएंगे। इसी वजह से हमने दिल्ली में फरिश्ते स्कीम की शुरुआत करी। इसके तहत अगर आप किसी एक्सीडेंट विक्टिम को अस्पताल लेकर जाते हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, वहां इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। एक्सीडेंट विक्टिम या उसे अस्पताल ले जाने वाले को एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं होती। और अब तक इस स्कीम में हम 22,000 लोगों की जान बचा चुके हैं। इनमें से एक सूरज कुमार है। सूरज कुमार का मयूर विहार फेज 1 में एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उन्हें वहां पे पास में एक बड़े प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। लंबा इलाज चला, कई ऑपरेशन हुए, ट्रीटमेंट का बिल 36 लाख रुपए आया। सूरज कुमार एक फैक्ट्री में काम करने वाला, कुछ हजार रुपए कमाने वाला एक आम मजदूर था। वो अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी भी लगा देता तो इतना बड़ा बिल नहीं चुका सकता था, लेकिन फरिश्ते योजना के तहत सरकार ने उसके इलाज का पूरा खर्च उठाया। सूरज को एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ा। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह एक बड़ी बीमारी या बड़ा एक्सीडेंट परिवार को गरीबी में धकेल देती थी, उस तरह से छोटी बीमारी भी सामान्य परिवार का महीने का बजट बिगाड़ देती थी। अगर किसी को परिवार में बुखार हो जाए और वो किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर सबसे पहले तो 500 रुपए की फीस लेता था। उसके बाद वो एक पर्ची पे लंबी सी दवाइयों की लिस्ट लिख देता था जो 500 या 1000 रुपए की आती थी। साथ में 2-3 टेस्ट लिख देता था जो 500 रुपए के होते थे। यानी एक परिवार के सदस्य के एक सामान्य बुखार में 2000 रुपए तक का खर्चा परिवार को आ जाता था। तो अगर एक परिवार की प्रतिमाह आय 25,000 रुपए, 30,000 रुपए है,
तो वो इस 2000 के खर्चे से भी कतराता था और इसका खामियाजा सबसे ज्यादा महिलाएं भुगतती थी, क्योंकि महीने का खर्च चलाने के लिए, पैसे बचाने के लिए वो बीमार होने पर भी डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। और यही कारण था कि कुछ सालों में उनकी छोटी छोटी बीमारियां बहुत बड़ी बड़ी स्वास्थ्य की समस्याएं बन जाती थी। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि केजरीवाल सरकार ने इस देश को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है। एक ऐसा मॉडल जहां आपके गली मोहल्ले में, आपके घर के पास ही एसी क्लिनिक में एक MBBS डॉक्टर बैठता है। वहां आपका इलाज भी फ्री है, आपकी दवाइयां भी फ्री हैं और आपके टेस्ट भी बिल्कुल फ्री होते हैं। ये है अरविंद केजरीवाल की सरकार। 9 सालों में स्वास्थ्य को अपनी प्राथमिकता बनाए रखने के बाद आज मैं गर्व से इस बात को कह सकती हूं कि राम राज्य को साकार करने के प्रयास में हमने दिल्ली में 530 मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं, जहां रोजाना 64,000 लोगों को मुफ्त में दवाई, इलाज और टेस्ट मिलता है। अब तक जब से मोहल्ला क्लिनिक्स की शुरुआत हुई है, अब तक मोहल्ला क्लिनिक में 7 करोड़ से भी ज्यादा OPD हो चुके हैं। मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को देखने के लिए देश विदेश से लोग, पंजाब या तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हों या यूनाइटेड नेशंस के, और ये आप दिल्ली का बजट सत्र यहाँ पर आतिशी मालेना खुद सुन रहे थे। और सीधे आपको ले चलते हैं चंडीगढ़ विधानसभा, जहां पर बजट सत्र आहूत किया गया है और मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एड्रेस के ऊपर बहस है, करवा ली जावे। जी मुख्यमंत्री जी आप सीएम साहब से पेश है मते वास्ते जी जिवें तुसीं हाँ सरगुरप्रीत सिंह बनावाली श्रीमान जी लवांगी ਲੈ ਰਹੇ मैं प्रस्ताव करता हाँ कि स्पीकर राजपाल जी ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਥੋੜਾ ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ MLA ਮਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨਗੇ। स्पीकर साहब मैं इस प्रस्ताव की प्रौढ़ता करदा। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। बहुत बहुत धन्यवाद ते बहुत बहुत मेहरबानी इस मुकद्दस हाउस दे कस्टोडियन स्पीकर साहब, इस तो पहला कि मैं कुछ बोला, मैं एक गिफ्ट लेके आया तुहाडे लई। शायद भारत की राजनीति दे विच ये पहली बार होगा कि इस तरह का गिफ्ट किसी हैड ऑफ द हाउस वालों हाउस दे विच स्पीकर नूं प्रेजेंट किया गया होगा। मैं सैकटरी साहब नूं बेनती करूंगा कि लो इन्हें तक पहुंचाओ। लो स्पीकर साहब तक पहुंचा। लो प्लीज मैं चाहूंगा कि इनू कैमरे चल रहे ने, पब्लिक के सामने खोल लिया जाए। की है जी ये तो लॉक है जी, चाबियां ताला जिंदरा भी कहते हैं, ताला जिंदा जी, जिंदा जिंदा नाल चाबियां जी, चाबियां भी ने ना। तुसी कस्टोडियन हो, चाबियां तुहाडे कोल ही ने,
ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? मैं गवर्नर एड्रैस से बोलूंगा हुण, क्योंकि उस दिन गवर्नर एड्रैस से बोलण नहीं दिता गया गवर्नर नूं, क्योंकि उहदे विच सच लिखा हुआ सी, तो सच ही मैं बोलूंगा। तां मेरे सामने बैठे मेरे विपक्ष के साथियों तो बर्दाश्त नहीं होना है सच। वो फिर की करनगे, सच सुनते सुनते थोड़ी देर बाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद करके ना उधर दी बाहर नूं भज्जणगे। मैं चाहुंदा ये जिंदा अंदर ला दिता जावे, अंदर ला दिता जावे, ताकि विपक्ष इत्थे बैठा रहे ते सुने, ओ भज्जे ना। आम तौर ते की हुंदा, इल्जाम लगदा सत्ताधारियां ते कि विरोधियों नूं जाके बाहर मार दिया। ये पहली बार हो रहा है कि मैं तुहानूं लॉक गिफ्ट कर रहा कि विरोधियों नूं बाहर निकालना। इत्थे बैठ सुन हो, सच सच सुने हो। ये तुहाडी मर्जी है, जिंदा कदों लाउणा है। मैं ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਬੈਠੋ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ, ਹੁਣ ਭੱਜਣਗੇ ਹੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਬੈਠੋ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਬੈਠੋ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਜੰਦਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨਗੇ। ਮੈਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਾਂ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲਾ ਕੋ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜੀਭ ਤੇ ਲਾ ਦੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੋਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਪਿਓ। ਹਾਂ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤਾਲਾ ਨੂੰ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨੇ। ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆਫ ਦ ਹਾਊਸ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਪਾਵਰ, ਚਲੋ ਫਿਰ no power to put in this kind of ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 1.5 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟ ਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਉਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ 726 ਮਰਵਾਤੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਵਾਈ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਵਾਈ 726 ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ ਸਰ। ਮਾਰਸ਼ਲ ਇਹ ਭੱਜਣਗੇ, ਹੁਣ ਭੱਜਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੋ। ਬੈਠੋ 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 ਬੈਠਾ ਜੀ, ਬੈਠੋ 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 ਜੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕਟਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕਟਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬੈਠੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਲੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾਓ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਾਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਅਬਲ ਖੁਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਅਬਲ ਖੁਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ
ਗਿਆ ਫਲਾਨਾ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡਾ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਅਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਪਕਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੋ ਫਿਰ ਬੈਠੋ 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 ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ। ਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ 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 ਜੀ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੋ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ 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 ਅਬਲ ਖੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ। ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲੁੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਲੁੱਟ ਊਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਪਰ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ ਸੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ नहीं भजते जिंदरा नहीं लगूगा बैठो। और चंडीगढ़ विधानसभा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री भगवंत मान आपको बता दें कि अपनी बात को संबोधित कर रहे थे। हालांकि विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। और अब सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली विधानसभा जहां पर आतिशी मालेना बजट पेश करें। क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश, तिरुपति बालाजी इत्यादि जगह पर जाती हैं। तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए बुजुर्गों को सिर्फ एक फॉर्म भरना पड़ता है और वो अपने साथ एक अटेंडेंट को लेकर जा सकते हैं। बाकी सारा इंतजाम, चाहे वो एसी ट्रेन का हो, लोकल टूर का हो, खाने पीने की व्यवस्था का हो, जरूरत के सामान का हो, वो दिल्ली सरकार करती है। आज मैं ये बात गर्व के साथ कह सकती हूँ कि दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 2019 से आज तक 92 ट्रेन के माध्यम से 87,000 ज्यादा बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। आने वाले साल में भी हम इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, रामायण की शायद सबसे मार्मिक कहानी श्रवण कुमार की है, जिसने अपने नेत्रहीन माता पिता को अपने कंधे पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करवाई। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज के इस आधुनिक युग में अगर कोई श्रवण कुमार है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है। अध्यक्ष महोदय, कहते हैं असली रामराज जहां, भूखा ना कोई सोए जहां। इस सिद्धांत को याद करने के लिए हमने कई प्रयास किए हैं। दिल्ली में 10,897 आंगनवाड़ियां हैं जिनके माध्यम से हम 8 लाख महिलाओं और बच्चों की पोषण की व्यवस्था करते हैं। रोज 3 से 6 साल के 1,80,000 बच्चों को पौष्टिक गर्मा गर्म खाना मिलता है। 3 साल तक के 3,40,000 बच्चों को पंजीरी नुमा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और 1,20,000 गर्भवती और लैक्टेटिंग माताओं को न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिया जाता है। ये सब करने के लिए हमने दिल्ली में 11 शानदार वर्ल्ड क्लास किचन बनाए हैं। साथ ही देश के टॉप न्यूट्रिशनिस्ट से बच्चों के लिए खाने की मेन्यू तैयार करवाई गई है, जिससे बच्चों के लिए जवार, बाजरा, रागी, राजमा, छोले, दाल जैसी हाई प्रोटीन चीजों से उनके पसंद के आहार बनाए जा सके। साथ ही दिल्ली में मिड डे मील योजना के तहत हम रोजाना दिल्ली सरकार और एमसीडी के स्कूलों में 20 लाख से अधिक बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाते हैं। आंगनवाड़ियों और स्कूलों के इन प्रयासों से दिल्ली में कुपोषण बहुत कम हुआ है। 2014 में दिल्ली में सीवियर और मॉडरेट मैल न्यूट्रिशन से प्रभावित तकरीबन 2 लाख बच्चे थे और आज ये संख्या 90% घटकर मात्र 16,814। इसी तरह केजरीवाल सरकार डूसिब के 198 शेल्टर होम्स में 17,000 बेघर लोगों के लिए भी पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करती है। सर्दियों में ये संख्या
20 मार्च से भी ज्यादा हो जाती है। 2024-25 में पोषण से जुड़ी इन सब योजनाओं के लिए हमने 664 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, शहीदों के सम्मान से बड़ा पुण्य का काम किसी व्यक्ति या किसी सरकार का नहीं होता। केजरीवाल सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जो शहीदों के सम्मान में उनके परिवारों को 1 करोड़ की सम्मान राशि देती है। वित्त मंत्री आतिशी मालेना बजट पेश कर रही हैं। दिल्ली विधानसभा से आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों का बजट में रखा गया है ध्यान। केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश किया जा रहा है। दिल्ली सरकार का आम बजट पेश। वित्त मंत्री आज आतिशी मालेना ने बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों का बजट में रखा गया ध्यान। और वाराणसी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आज से शुरू होगा महाशिवरात्रि का आयोजन। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आज से शुरू होगा आयोजन। 3 दिनों तक विश्वनाथ धाम में होगा सांस्कृतिक संध्या। 7 और 8 मार्च को मंदिर में भक्तों का उमड़ेगा जनसैलाब। महाशिवरात्रि पर 10 लाख शिव भक्तों के आने का अनुमान। हापुड़ से खबर, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 19 श्रद्धालुओं घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। 5 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर, मेरठ किया गया रेफर। थाना प्रभारी विजय कुमार घायलों को गोद में उठाकर दौड़े। सुरक्षित 40 श्रद्धालुओं को पुलिस ने कराई व्यवस्था। बिहार से हरिद्वार जा रही थी श्रद्धालुओं से भरी बस। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के अकलोली के पास की घटना बताई जा रही। बहराइच से खबर, जहां पर एसपी से आग पर खुलेआम बट्टा लगा रहे हेड कांस्टेबल। रिश्वतखोरी का जालिम नगर चौकी से वसूली करते वीडियो वायरल। पुलिस की छवि को खराब कर रहा है हेड कांस्टेबल। खुलेआम पुलिस या टैक्स के नाम पर करता है वाहनों से बाद वसूली। राह गुजरते वाहनों से वसूली करता है हेड कांस्टेबल। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। पुलिसिया हनक के साथ रिश्वत लेते हुए कैमरे में हुआ कैद। थाना मोतीपुर क्षेत्र के जालिम नगर का बताया जा रहा मामला। प्रयागराज से खबर, जहां पर पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बनाने वाली कंपनी पर छापा। क्लियर वाटर के नाम से नकली पानी बनाती थी फैक्ट्री। पैकेजिंग करने वाली कंपनी का मालिक फरार। प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बरेली से खबर, जहां पर निजी स्कूल की शिक्षिका की मौत का मामला। शिक्षिका के परिजनों ने ससुरालियों पर कराई एफआईआर। पति समेत 4 लोगों को कराया दहेज हत्या का मुकदमा। पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार कर भेजा जेल। शनिवार रात को ससुराल में फंदे से लटका मिला था शव। बरादरी थाना क्षेत्र के गणेशपुरम कॉलोनी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा से खबर, जहां पर गारमेंट शोरूम के ऊपर घर में भीषण लगी आग। आग में फंसा परिवार व मुश्किल निकाला परिवार को। कुछ लोगों ने ऊपर से कूदकर बचाई जान। पहले फ्लोर पर शोरूम, दूसरे तीसरे फ्लोर पर था परिवार। मौके पर पहुंची कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। कमला नगर क्षेत्र के सेंट्रल बैंक रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। रायबरेली से खबर, जहां पर अज्ञात कार ने बाइक सवार छात्र को कुचला। बाइक सवार छात्र की मौके पर ही हुई मौत। दर्दनाक मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लालगंज कोतवाली के बाईपास कोरियरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से खबर, जहां पर महिला सिपाही ने ससुरालजनों पर दर्ज कराई एफआईआर। महिला सिपाही ने पति, सास, ससुर, जेठ पर दर्ज कराई एफआईआर। महिला सिपाही ने गला दबाकर लगाया मारने का आरोप। महिला सिपाही ने महानगर थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट। और लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।